हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे हम लोग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। अब डीपीएसपी कहते किसको है? आइडियल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस या रिकमेंडेशंस, जिसे हम डीपीएसपी ऐसे आइडियल्स या ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस या रिकमेंडेशंस हैं जिन्हें स्टेट को ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो किसी तरह की पॉलिसी या लॉ बना रही हैं। तो इसे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी को नोवेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह है जो गवर्नर जनरल के जमाने में यूज किया जाता था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इशू किया था गवर्नर जनरल को। उसी तरीके से आज के डेट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को संविधान की मूल आत्मा बताया है। जैसे कि प्रस्तावना में लिखा है प्रीएम्बल में, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, तो इनको रियलाइज करने के लिए, उच्च आदर्श को पाने के लिए ही ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाए गए हैं। ये लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण के बारे में बताते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट के बारे में ये कहते हैं, और ये कहते हैं कि स्टैब्लिश करना है हमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, मतलब आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है भारत में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, मतलब वो लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स नहीं है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का वायलेशन होता है तो हम लोग इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। आगे डीपीएसपी को मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्लासिफाई किया जाता है 3 ब्रॉड कैटेगरीज में। एक है सोशलिस्टिक, दूसरा गांधीयन और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स किसको कहते हैं? तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, समाजवादी तत्व। इसका एम है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना, मतलब इसका जो लक्ष्य है वो है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। आर्टिकल नंबर 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीवादी तत्व। ये गांधीयन आइडियोलॉजी पे आधारित है और इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो है 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। और थर्ड जो कैटेगरी है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की है, जिसे हम उदार बुद्धिजीवी तत्व भी कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को, और इसमें जो आर्टिकल है वो 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 है। इसके लिए जो मैं ट्रिक आपको बताना चाहता हूं, जो डिफरेंट ऑनलाइन सोर्सेज से मिला है। वी लव police with military commandos in parade code. W stands for welfare, that is article number 38. E stands for equal pay for equal work, article 39. L stands for legal aid, that is article 39A. P stands for panchayat, that is article 40. W stands for right to work, article 41. M stands for maternity relief, article 42. C stands for cottage industry, article 43. P stands for participation of employees, article 43A, and C stands for cooperatives, article 43B. नेक्स्ट जो आपका ट्रिक है वह है यूनिवर्सिटी फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। U stands for यूनिफॉर्म सिविल कोड, that is article 44. C stands for child care, article 45, and P stands for protection of SC, ST and weaker sections, that is article 46. And the third trick is NH are not important for cause and wildlife, magistrate and judge said peacefully. तो N stands for nutrition, H stands for health, I stands for prohibition of intoxicants. They all come under article 47. Cause stands for slaughter of cows, that is prohibition of slaughter of cows under article 48. W stands for wildlife, protection of wildlife under article 48A. M stands for monuments of national importance are to be protected under article 49. J stands for judiciary and executive separation, that is article 50, and P stands for international peace, that is article 51. Now list of articles of directive principles of state policy को हम लोग देखेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। आर्टिकल 36 ये कहता है स्टेट का डेफिनेशन। तो स्टेट कैसे स्टेट चाहिए? तो स्टेट का डेफिनेशन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसी के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन मतलब विधायिका और कार्यपालिका, और जितने भी प्रशासनिक अंग हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, पब्लिक अथॉरिटीज हैं कंट्री में, सब स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को
कैसे अप्लाई करना है, कैसे लागू करना है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और स्टेट की ड्यूटी होगी कि लॉज को बनाते वक्त इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे स्टेट, यानी सरकार इसको अप्लाई करे। आर्टिकल नंबर 38 में लिखा हुआ है स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये जल कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। आर्टिकल 39 में लिखा है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, जो जैसे कि राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीवन निर्वाह के लिए एडिक्वेट मीन्स देना, और वेल्थ का कंसेंट्रेशन कुछ फ्यू हैंड्स में नहीं होना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सभी आर्टिकल 39 में है। 39A वो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। कई बार आपने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में सुना होगा, जो नेशनल और स्टेट लेवल पे होते हैं, वो समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात करता है, ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है। इसके लिए आपको पता ही है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पारित हुए थे पंचायत के लेजिस्लेशन के लिए, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 म्यूनिसिपैलिटीज के लिए पास किए गए थे। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सम केसेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिजेबिलिटीज। तो अगर किसी को सिकनेस है, डिजेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको पब्लिक असिस्टेंस मिले, एजुकेशन मिले और राइट टू वर्क मिले, ये भी आर्टिकल 41 में है। नेक्स्ट आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ जो है उसके लिए आपको पता है एक्ट भी बनाया गया है, और बाकी कंडीशंस ऑफ वर्क जो है कहीं भी वर्क प्लेस पर जस्ट और ह्यूमन हो, मतलब न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं के लिए ये प्रोविजन दिए गए हैं आर्टिकल 42 के तहत। नेक्स्ट है आर्टिकल 43 लिविंग वेज ETC फॉर वर्कर्स। लिविंग वेज मतलब जो बेयर नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, उसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करना वर्कर्स के लिए, और प्रोमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज भी आर्टिकल 43 के अंदर तक। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब आप समझते हैं कुटीर उद्योग। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित अनुच्छेद लाया गया, और यह आर्टिकल 43B जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई, सहकारी समिति की बात की गई। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं अभी सहकारी मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, ये हमेशा डिबेटेबल रहा है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के बारे में बात करते हैं हम आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। इसमें दो चीज है, एक है अर्ली चाइल्डहुड केयर, छोटे बच्चों के केयर के लिए प्रोविजन, और दूसरा है 6 साल से नीचे के बच्चों के लिए पढ़ाई का प्रोविजन। फिर है आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। आपको पता ही है इसके लिए SC, ST और EWS और OBC वगैरह के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन लेकर समय समय पर आती है और अलग अलग इनिशिएटिव्स भी लेती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो इसमें क्या क्या है देख लीजिए। न्यूट्रिशन का स्तर बढ़ाना है, आपको पोषाहार का स्तर बढ़ाना है, जीवन स्तर आपको लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना है, और दूसरा जो पार्ट है इसका आर्टिकल 47 का वो है पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना, यानी जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स जैसे कि नशीले पदार्थों का जो सेवन है जिससे कि हेल्थ के लिए वो इंजूरियस हो सकते हैं, उसको प्रोहिबिट करना, बंद करना, उस पर रोक लगाना। आर्टिकल 48 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कृषि और पशुपालन के संगठन का प्रोविजन। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो यानी इसके लिए दो पार्ट हो गए, एक तो एनवायरनमेंट का इंप्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन, और दूसरा है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करना, मतलब उनकी सुरक्षा करना। गवर्नमेंट ने इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का लेकर आई है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का लेकर आई। ये सब एग्जाम में कई बार आ जाता है, इसकी क्रोनोलॉजी को ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, ये भी आर्टिकल 49 में है।
नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 50, जिसमें ये कहते हैं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए, यह आर्टिकल 50 में लिखा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना भी राज्य की ड्यूटी होगी। मैं आपको बता दूं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 का था, उसके तहत आर्टिकल 39A, 43A और 48A को ऐड किया गया और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के जरिए आर्टिकल 43B को ऐड किया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। थैंक यू। जय हिंद।